हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, मतलब उसे किस रूप में सबसे अच्छी तरीके से वर्णित किया जा सकता है, यह हमें बताना है। ये ऑप्शन दिया गया है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभियुक्त शिक्षार्थी या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। अब जैसे कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी वह होते हैं जो अपने आंतरिक संतुष्टि के लिए, आनंद के लिए चीज़ें करते हैं, सीखते हैं। ना ही उन्हें पुरस्कार से मतलब होता है, ना ही कोई उपलब्धि से मतलब होता है, ना ही दिखावे से मतलब होता है। वह मतलब अपने आंतरिक सुख के लिए, आंतरिक संतुष्टि के लिए, जो खुद को अच्छा लगता है उसके लिए वह कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा, चौथा नहीं है, दूसरा क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या फिर वर्गीकृत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाती है? तो वह है वर्गीकृत करना। क्या है? वर्गीकृत करना जो है वह सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी प्रेरणा के कारण करते हैं, मतलब वो ऐसा क्यों करते हैं? अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए करते हैं, कक्षा के साथ संबंध होने के लिए करते हैं या फिर कक्षा में अवस्था फैलाने में जो है उनके अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। ऐसा किस लिए करते हैं वह? तो ऐसा वह अपनी अपेक्षा जो है, अपनी उपेक्षा को कम करने की जो उनकी प्रेरणा है उसकी वजह से करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग बनाती है। ये चौथा क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, ठीक है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग बनाती है? शिक्षक रूप से अपना शिक्षण अभ्यास करने के योग, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए योग, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य, शिक्षार्थियों को यह बताने के कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है, जो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ होती है शिक्षक को। क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो है सभी बच्चे एक प्रकार नहीं होते हैं। कोई बच्चा तीव्र होता है पढ़ने में, कोई जो है मंद बुद्धि होता है। तो इस वजह से एक शिक्षक को जो बुद्धि और विकास की समझ होती है, तो विविध शिक्षार्थियों को किस प्रकार शिक्षण कराना है उसमें से मदद करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। तो तीनों ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं होता है, जबकि क्या है, एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रश्न पूछना। प्रश्नों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं अपने विचार प्रकट कर पाते हैं और टीचर जान पाता है कि बच्चे जो है किस लेवल तक पहुंच पाए, कितना उनको समझाया है गया है, कितना पढ़ चुके हैं। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, बिल्कुल गलत है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी अनेक तरीके से सीखते हैं। मित्रों से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना क्या है? संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सही दिया गया है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। यह बिल्कुल सही कथन दिया गया है, क्योंकि समवयस्कों और पितृक का जो योगदान होता है वह गुणात्मक होता है। तो ये बात यहाँ पे सही दी गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। जैसे कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं 50-50% योगदान दे। कोई कम हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, ये भी गलत है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो यह भी ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया सामाजिकरण है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण क्या होता है? समाज के जो मानदंड बनाए गए हैं उन्हीं के अनुसार चलना, उन्हीं का साथ जो है अनुकूलन बनाकर चलना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समाज के मानदंडों के साथ जो अनुकूलन करता है व्यक्ति, तो वही क्या है? सामाजिकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक पीटी या खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों का अवलोकन करना। तो यहाँ पे एक जो पीटी शिक्षक है, खेल शिक्षक है, क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। तो उसके लिए सबसे जो उपयुक्त रणनीति होगी वो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराना। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब बता के कोई भी नहीं सीख पाएगा कि ऐसे करो ऐसे काम करो, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसकी। तो जब जितना ज़्यादा अभ्यास कर पाएगा तो उतना ही अच्छी तरीके से वह उस चीज़ को सीख पाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को, यहाँ पे डैश होगा, क्या करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण या फिर संक्रियकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी जो हैं विभिन्न दृष्टिकोणों को अपने आत्मसात करेंगे, मतलब अपने साथ में शामिल कर लेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? अंगीकार कर लिया है, समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया या फिर समुचित कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। तो उसने चीज़ों को अपने करने के लिए अपने स्कीमा में क्या कर लिया? उसका अनुकूलन बिठा लिया है, उसे अनुकूलित कर लिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जैसे स्कीमा क्या होता है, तो हमारे मानसिक संरचना, हमारे माइंड में एक ऐसी मानसिक संरचना है जो हमें किसी चीज़ की व्याख्या करने, किसी चीज़ को अपने अंदर कलेक्ट करने की जो है क्षमता प्रदान करती, वही क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। इसके बारे में बताया था पियाजे ने। किसने बताया था? पियाजे ने बताया था। अगला प्रश्न है, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, आणविक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मतलब ये पूछा गया है कि स्टर्नबर्ग ने कौन से बुद्धि का सिद्धांत नहीं दिया था? तो सामाजिक बुद्धि के अतिरिक्त संदर्भगत, अवयवभूत और आणविक, ये तीनों सिद्धांत दिए थे स्टर्नबर्ग ने। तो यहाँ पे भरेंगे हम, क्या भरेंगे? सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के जो है तीनों सिद्धांत दिए गए स्टर्नबर्ग के द्वारा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है,
हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी और हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारी होता है। कैसा होता है? बहुप्रकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थापाचा ध्वनियां हैं। थापाचा ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तो इन्हें स्वनिम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचना है, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना है। तो इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपारंपरिक भूमिकाओं से तात्पर्य जैसे कि जो पारंपरिक भूमिकाएं मतलब बना दी गई हैं कि जैसे कि लड़के ये कार्य नहीं कर सकते हैं, लड़कियों को घर का कार्य करना चाहिए, लड़कियां मैथ में होशियार नहीं होती हैं, लड़के जो है मारपीट वाले खेल खेल सकते हैं, लड़के जो है आर्मी में जा सकते हैं। तो ये क्या है? परंपरा बन गई है समाज के द्वारा। तो ये मतलब परंपरा से हट कर चीज़ें करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थियों का विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी एक समान का नहीं होता है। कोई विद्यार्थी जो है होशियार होता है, कोई मतलब धीमी गति से सीखता है, कोई कम होशियार होता है। तो एक प्रकार का जो है पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सतत और मूल्यांकन बल देता है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण के लिए। मतलब सतत का मतलब यही होता है कि लगातार, और व्यापक का मतलब संपूर्ण जो मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि बच्चे के किस किस क्षेत्र में कमी आ रही है, तो उसका निरंतर जब परीक्षण किया जाएगा तो समय समय पर उसको सुधारा जा सकता है। टाइम जैसे कि मतलब परीक्षण किया गया, हमें कमी मालूम चल गई, तो उसको क्या है, सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो विद्यालय आधारित आकलन जो होता है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक की तत्परता के नियम की ओर, शिक्षार्थियों की समान योग्यता पर, सीखने के साध्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, और सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सीखने की जो तत्परता है वह सीखने के साध्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर क्या है, इसकी ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं,
निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे यह पूछा गया है कि कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए कौन से शब्दों का यूज किया जाना चाहिए एक टीचर को। तो इसके लिए सी ऑप्शन बेहद ही करेक्ट सही दिया गया यहाँ पे कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांकृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सांकृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पे समावेशी विद्यालय का तात्पर्य यही होता है कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अब जैसे कि क्वेश्चन है, किसके कारण प्रतिभाशालीता उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो किस वजह से वह होगा। मनोसामाजिक कारकों के कारक, आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, या फिर बी और सी का संयोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी का संयोजन, क्योंकि आनुवंशिकता के साथ साथ जो वातावरण है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है व्यक्ति के विकास में। तो यहाँ पे बी और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या इसे कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृहकार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता जो होती है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है डिस्प्लेक्सिया। क्या कहते हैं, डिस्पेक्सिया कहते हैं। जैसे कि डिस्फेजिया होता है भाषा में जो विकार होता है उसे कहते हैं। डिसकैलकुलिया गणना विकार होता है और डिस्लेक्सिया जो होता है वो पठन विकार होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता सुधार योग्य होती है। एक स्थिर अवस्था, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक स्थिर अवस्था ये नहीं होती, इसे मतलब परिवर्तित किया जा सकता है। एक चर अवस्था है तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता क्या है, एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी जो दिए गए हैं ये समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने देना रहना चाहिए। इससे मालूम चल पाएगा क्या बच्चे सोच रहे हैं
और कैसे फिर उनके जो है विचारों को सही दिशा दी जा सकती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो इसका आंसर हो जाएगा शायद वह अकस्मात संवेगों का सामना नहीं कर सकती है और इसकी वजह से उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वह वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।